नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और उसके जस्ट नीचे आपका बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, चलिए जल्दी से आज का हमारा स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑन। पहला क्वेश्चन है, वह गैस जो चूने के पानी को, ठीक है भाई चूने पे आपको फोकस करना है, वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है, मतलब किस रंग का होना चाहिए आपका, एकदम दूधिया रंग, व्हाइट कलर में। ठीक है, ठीक है भाई, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मान लो हमारे पास ये चूना लेते हैं हम भाई, यहाँ पे ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, COCO3। इसमें हमने मिलाया भाई वाटर। ठीक है भाई, जब आप घर में आपने पुताई तो की होगी तो चूने में आप भाई मिलाते हो, स्वाभाविक है, क्या मिलाया आपने, पानी मिलाया। ठीक है, अब पानी मिलाने के बाद होता क्या है भाई, हमको क्या मिलता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको भाई। ये जो अपन ने यहाँ पे निकाला है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लस में क्या निकलता है भाई, यहाँ पे आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका बुझा हुआ चूना प्राप्त हो गया और जैसे ही आप पानी मिलाते हो आपको पता है किस रंग का हो जाता है, एकदम वो दूधिया रंग का हो जाता है। और कौन सी गैस निकल जाती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूधिया रंग है वो किस गैस के कारण हमको मिलता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो आंसर होगा भाई क्या होगा, C, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को क्या कहते हैं। भाई ये तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, क्या बोलोगे उसको, दुधारू पशु बोलोगे, आया ना समझ में। तो आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पे, C। अगला क्वेश्चन, वनस्पति प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से या विशेषताओं में कौन सी उपयुक्त नहीं है। भाई आप इस पे फोकस करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, विशेषता, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपको इस पे फोकस करना है नहीं पे, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, कई बार हम है सुन के लगा देते हैं और यहाँ पे नहीं पे हमको फोकस करना है। ठीक है, देखो वनस्पति प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वह क्षमता जिसमें पौधे अपना ही जैसा दूसरा पौधा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। भाई जैसे हम हमारे ही जैसी भाई संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, ठीक वैसे ही वनस्पति प्रवर्धन है, अपने ही जैसी वनस्पति, अपने ही जैसा पौधा बनाने की क्षमता, वो क्या कहलाती है, वनस्पति प्रवर्धन। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, आया समझ में। ठीक है, तो वनस्पति प्रवर्धन तो भाई तीन तरीके से हो सकता है, आपका लैंगिक हो सकता है, जैसे आपके बीजों से हो सकता है। ठीक है, फल से हो सकता है, वो लैंगिक। अलैंगिक में आपको पता है तना है, जड़ है। ठीक है, इनसे आप अलैंगिक हो गए। और एक कृत्रिम विधि जो वर्तमान समय में काफी चलती है, क्योंकि भाई हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो भाई हमारा आंसर आएगा वो रहेगा A, मतलब रंगीन फूलों के विभिन्न संयोजन को प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये तो बिल्कुल भाई गलत है, कहीं से कहीं तक ये आपका मैच नहीं खा रहा है वनस्पति प्रवर्धन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। मतलब नीचे आपको चार समूह दिए हैं और उन समूह में जीव हैं, तो आपको ये देखना है भाई किस समूह में जो जीव दिए हुए हैं वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक, गलत, ठीक है, मतलब नहीं कर रहे हैं। तो मेमेलिया भाई, ये आपको पता है स्तनपाई जानवर होते हैं, चमगादड़, डॉल्फिन, ये तो बिल्कुल सही है। इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, समुद्री ककड़ी। ठीक है, एम्फीबिया हो गया आपका, टोड। अच्छा, एम्फीबिया जो होता है आपका, ये उभयचर बोलते हैं इनको। ठीक है, उभयचर मतलब जो जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं, दोनों, तो वो हो गया आपका उभयचर। ठीक है, तो उसमें भाई आपके गिरगिट, सेलामेंडर वगैरह बिल्कुल नहीं होते हैं, उसमें क्या होते हैं आपके भाई मेंढक वगैरह होते हैं, हाइला होता है, मेंढक होता है। तो आंसर क्या जाएगा भाई यहाँ पे आपका C, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मापदंड या मानदंड पाए जाते हैं। स्पिंडल आकार, बिना किसी सीमा, एकल नाभिक। मतलब भाई वो ऐसी मांसपेशी का आपसे पूछ रहा है जिसका आकार एकदम स्पिंडल होना चाहिए, बेलनाकार होना चाहिए, उसमें सिर्फ एक ही केंद्रक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मापदंड होते हैं भाई वो होते हैं अनैच्छिक पेशी में। अनैच्छिक का मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे भाई मैं आपको बताता हूँ, हृदय पेशी, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है भाई, वो अनैच्छिक पेशी में आता है। वो अपने हिसाब से धड़कता है कि भाई आप सोचो कि अपन अपने हिसाब से उसको धड़काएं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो पाता भाई, वो उसके हिसाब से चलता है। तो वो आपका अनैच्छिक पेशी। तो अनैच्छिक पेशी जो होती है भाई वो बेलनाकार होती है।
काफी लंबी होती है वो, उसके बाद एक केंद्र की होती है, एकल नाभिक होता है उनमें, है ना, समझ में, बेलनाकार होती हैं। तो ये सारे भाई अनैच्छिक पेशी के उदाहरण है। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा भाई, इसको आप ध्यान से समझोगे। सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.019 ग्राम में उपस्थित मैग्नीशियम आयनों की संख्या की गणना करें, जबकि मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना दे रहा है भाई? यहाँ पे 24 दे रहा है। ठीक है, तो भाई ये फैक्ट चीजें हैं एकदम, तो इसको आप फैक्ट से याद कर सकते हो। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको थोड़ा आप सॉल्व करके बताता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से आप इसको समझिएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहा है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है भाई आपका? आपको पता है MgCl2, ये क्या हो गया आपका? मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन इसमें किसकी संख्या पूछ रहा है? आयनों की संख्या, वो भी कौन से आयन? मैग्नीशियम। तो सबसे पहले आपको आयन निकालना पड़ेगा टोटल का, ठीक है, यानी मैग्नीशियम का, है ना समझ में। तो मैग्नीशियम के जब भी यहाँ पे आयन आयन निकालोगे आप, तो सबसे पहले इसका 1 मोल निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे भाई अपन निकालते हैं 1 मोल ऑफ MgCl2। 1 मोल निकालना है भाई MgCl2 का। ठीक है, तो मैग्नीशियम भाई इसका एटॉमिक मास कितना है भाई? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितना दिया हुआ है नीचे आपको? कितना दिया हुआ है? 24 इंटू Cl2, इसका भाई क्लोरीन, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? एटॉमिक नंबर 17, और एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5, है ना समझ में, 35.5। 2 अणु है इसलिए इंटू 2 कर देंगे आप, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे कितना ग्राम? 95 ग्राम। ठीक है, तो मैग्नीशियम, या आपका बोला जाए मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड का 1 मोल कितना होता है? 95 ग्राम होता है ना समझ में। टोटल भाई अपन इसका द्रव्यमान निकालना है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो कितना ग्राम आ गया? 95 ग्राम आ गया, है ना समझ में इतना। अब 95 ग्राम जो है आपका, या 1 मोल जो है MgCl2 का, इसमें कितने परमाणु हैं या कितने आयन है, ये आपको निकालना है सबसे पहले तो। ठीक है, जैसे यहां पे मैं लिखता हूं 95 ग्राम ऑफ MgCl2, कितने परमाणु होते हैं भाई आपको पता है सभी को? 6.022 इंटू 10⁻23। भाई ये एवोगाद्रो संख्या आपने सुना है ना भाई। ठीक है, तो 1 मोल में भाई, ये 1 मोल निश्चित चीजें होती हैं भाई। 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं भाई, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, इसको रट लेना भाई आप बिल्कुल। ठीक है, इतने परमाणु आते हैं 6.022 गुणित 10⁻23, ये फिक्स चीजें हैं। फिक्स क्यों भाई? जैसे अपन बोलते हैं 1 दर्जन, तो 1 दर्जन मतलब कितना होता है? 12, आपको पता है। अब वो 1 दर्जन पेन हो सकता है, 1 दर्जन केला हो सकता है, 1 दर्जन संतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 दर्जन मतलब 12 निश्चित है। वैसे 1 मोल बराबर इतने परमाणु होते हैं भाई आपके। ठीक है, कितने होते हैं आपके? याद रखना है आपको, 6.022 गुणित 10⁻23 भाई आपका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये परमाणु द्रव्यमान मापक इकाई है आपकी, तो आपको याद रखना है परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है मोल, उसमें इतने परमाणु होते हैं। तो 95 ग्राम में इतने हो गए, तो यहाँ पे भाई हमारे पास 95 ग्राम नहीं है। क्वेश्चन में कितना ग्राम पूछा है भाई? आप ये देखो, सबसे पहले कितना ग्राम पूछ रहा है आपसे? वो 0.019 इतना आपसे पूछा है। तो हमारे पास 1 मोल का हिसाब आ गया। अब वो आपसे कितना ही पूछ ले भाई, उदाहरण के तौर पे आपसे बोला जाए 1 किलो शक्कर 20 रुपए की है, तो 5 किलो कितने की? तो 20 गुणित 5 कर दोगे ना आप। तो वैसे ही आपके पास 1 मोल तो आ गया है, कितना? 95 ग्राम है ना भाई 1 मोल आपका। ठीक है, और परमाणु कितने हैं? 6.022 गुणित 10⁻23 एक है। तो हमको भाई कितने में से निकालना है? 0.019 इसमें से निकालना है। आया समझ में? तो इसको भाई अपन नीचे लिखते हैं, ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले तो यहाँ हम इसको नीचे सॉल्व करेंगे, ये जो आपका दिया हुआ है ना, यहाँ से आप नीचे समझ लेना। ठीक है, नीचे समझा देता हूं मैं। 95 ग्राम का हिसाब था, हमको कितने का निकालना है? 0.019 का भाई आपको निकालना है। आया ना समझ में? तो जीरो इसका कैसा निकलेगा? सबसे पहले तो 6.022 गुणित 10⁻23 निकालना कितने का भाई? 0.019 का निकालना है। ठीक है, भाग टोटल कितने का दे दोगे आप भाई? टोटल कितना है एक आपके पास? 95, ये 1 मोल है। जब आप ये टोटल निकालोगे तो आपका जो आंसर है भाई, ठीक है, वो आंसर हमारे पास आएगा 1.20 गुणित 10⁻23। मतलब कितना ऑप्शन में भाई आपका दिख रहा है क्या? ऐसा बी ऑप्शन बिल्कुल आ जाएगा आपका सही। आया समझ में? तो भाई इस प्रकार से न्यूमेरिकल है, आपको ध्यान से समझ के इसको करना है। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मैग्नीशियम की परमाणु संख्या, देखो अभी हमने मैग्नीशियम ही करे थे, परमाणु संख्या 12 और परमाणु द्रव्यमान 24। तो निम्नलिखित में से कौन सा इससे निर्मित हुए आयन का सही निरूपण है और उसकी संयोजकता क्या है? भाई मैग्नीशियम की संयोजकता आपसे पूछ रहा है भाई, संयोजकता तो आपको पता है ना क्या होती है भाई। परमाणु क्रमांक कितना हो गया इसका, जल्दी बताओ, 12। ये आपके पास एक परमाणु है मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12, ठीक है। अच्छा पहली बात तो ये बताओ, परमाणु क्रमांक 12 इसका क्या मतलब होता है? परमाणु क्रमांक 12 इसका मतलब होता है उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12। प्रोटॉन कितने हैं, 12, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो वो बोल रहा है परमाणु क्रमांक 12 है। तो भाई आपको संयोजकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते आना चाहिए भाई। ये अपन परमाणु बना रहे हैं और परमाणु का ये अष्टक है भाई, आया ना समझ में? अष्टक यानी उसकी कक्षा, ये कक्षाएं बनाया मैंने। अब भाई पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी को पता है भाई, कितने होते हैं जल्दी बताओ। पहली कक्षा में 2 होते हैं, ठीक है। दूसरी में कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं, 8, ठीक है। तो 2 और 8 कितने हो गए, 10, ठीक है। तीसरी कक्षा में कितने भर दूं भाई, मैं 2 भर दिया ना मैंने, तो 10 और 2 कितने हो गए भाई आपके पास, 12। तो सबसे भारी कक्षा भाई ये वाली है, सबसे भारी कक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और आपसे अगर पूछा जाए कि इसका अष्टक पूर्ण है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे भाई, नहीं है, क्योंकि अष्टक पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं, 8। अभी हमारे पास बाहर वाली कक्षा में 8 है क्या, नहीं है, कितने और चाहिए आपको, 6। है ना समझ में? तो आप ये बताओ भाई इस परमाणु को कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? जिस परमाणु के पास 6 होगा ना, वो 2 इससे ले लेगा भाई, इसको 6 क्यों देगा भाई, वो मूर्ख थोड़ी ना है भाई। जैसे कोई आपके 2 दोस्त, भाई आप 2 दोस्त मार्केट गए और दोनों को कोई भी एक वस्तु पसंद आ गई, लेकिन एक के पास 6 रुपए हैं और एक के पास 2 रुपए हैं, तो 2 वाला 6 को देगा या 6 वाला 2 को देगा भाई? स्वाभाविक है 6 वाला उससे ले लेगा ना 2। भाई 6 वाला कोई 2 वाले को तो देगा ही नहीं, उसके पास ज्यादा अमाउंट है भाई, 6 रुपए ज्यादा है, तो वो थोड़ी ना देगा, ठीक है। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन 2 जो है आपके पास, ये क्या करेगा, 6 वाले को ये दे देगा। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिया, 2। तो भाई ये आप दिमाग में फिट कर लो, कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, वही क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता। और दिया है तो भाई आप देते हो तो हमेशा याद रखना क्या लगेगा, प्लस, और लेते हैं तो क्या लगता है, माइनस। भाई आप कोई से कर्जा लेते हो, कोई आप किसी से आप ऋण लेते हो, तो वो ऋण मतलब क्या हो गया, माइनस समझ लेना आप वहां, ठीक है। तो लिया तो माइनस और दिया तो प्लस, आ गया आपको समझ में? तो भाई ये मैग्नीशियम का अपन निकाल रहे थे, तो मैग्नीशियम ने कितने पर इलेक्ट्रॉन दिया, जल्दी बताओ भाई, कितने दिया इलेक्ट्रॉन, 2। और दिया है तो क्या लगेगा, प्लस, तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई, +2। अब ऑप्शन देख लो भाई, दिख रहा है क्या आपको, +2, बिल्कुल दिख रहा है भाई, +2। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए। आ गया समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है भाई, अभी अपन ने निकाला था भाई, बुझा हुआ चूना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस D, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई निम्न है। भाई जब भी अनुवांशिकता की इकाई पूछी जाए तो आप याद रखना जीन होती है, ठीक है, आंसर डी। अगला क्वेश्चन, कार का स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाता है। कार भाई चल रही है और उसका स्पीडोमीटर कितना दिखा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी कार, 60 किलोमीटर। लेकिन वो बता रहा है कि अब ओडोमीटर 0 पर सेट है और 30 मिनट के बाद ओडोमीटर का पाठ्यांक यानी रीडिंग क्या होगी यदि कार एक समान चाल से चल रही है। अब भाई सबसे पहली बात तो ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि कार जो है भाई आपकी, ये एक समान चाल से चल रही है, रुकी नहीं है। और उसने बोला है कि अगर ओडोमीटर 0 पर सेट है, और 0 से पहले कितना था भाई आपके पास, कितना था भाई जल्दी बताओ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। कार रुकी है क्या, नहीं रुकी है, मतलब आपको घुमाना चाहता है, वो कार रुकी नहीं है, मतलब उसका जो स्पीडोमीटर का पाठ्यांक है वो इतना ही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 60 चल रही है, तो आधे घंटे में कितनी चलेगी, 30 चलेगी। तो कार तो रुकी नहीं है ना भाई। और वो पूछ रहा है कि यदि कार एक समान चाल से चल रही है तो आधे घंटे बाद कितना होगा, स्वाभाविक है भाई, आधे घंटे बाद कितना किलोमीटर हो जाएगा, जल्दी बताओ, 30 किलोमीटर होगा ना, आंसर ए। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता, ठीक है। तो मानव कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं पचा सकता भाई, तो इसका जो आंसर है ये आएगा आपका सेल्यूलोज। ये हम नहीं पचा सकते, क्यों नहीं पचा सकते, क्योंकि ये बहु शर्करा होता है, मतलब शर्करा की
एक से अधिक यूनिट से मिलके बनता है, बहुत सारी यूनिट होती है इसमें। बहुशर्करा मतलब एक से अधिक यूनिट होती हैं, एक से अधिक इकाई होती है भाई शर्करा की, जिसको हमारा शरीर नहीं तोड़ सकता। मतलब हमारे शरीर में उपस्थित जो एसिड होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो सेल्यूलोज को नहीं तोड़ पाते हैं, उसकी यूनिट इतनी मजबूत होती है, इसलिए ये हमारे अमाशय में नहीं पचता है। आया समझ में? तो आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी है। फिर से भाई आप इस पे फोकस करो, क्या पूछ रहा है भाई आपसे? ना होने वाली बीमारी। ठीक है, तो भाई वायरस से यहाँ पे आप जब ऑप्शन देखोगे तो एक ही बीमारी है भाई जो वायरस से नहीं होती, इसको बोलते हैं हम आंत का बुखार। ठीक है, क्योंकि आंत का बुखार जो है ये आपके बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, जिसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफोसा, ये आपका बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, और इससे सर्वाधिक प्रभावित हमारे शरीर का कौन सा अंग होता है? आंत, इसलिए इसको आंत का बुखार भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी एड्स से, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, ये सब वायरस से होते हैं। ठीक है, आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट, अच्छा फिर कॉपर सल्फेट की बात हुई है, तो कॉपर सल्फेट मतलब क्या होता है आपका? CuSO4, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट को यदि आप तोड़ोगे, ठीक है, तोड़ोगे तो दो चीज मिलेगी आपको, कॉपर प्लस सल्फेट। ठीक है, कॉपर जो है भाई आपका क्या लगेगा इस पे? प्लस, और इस पे क्या लगेगा? माइनस। भाई कॉपर ने दिया है और सल्फेट ने लिया है, आया ना समझ में? तो प्लस और माइनस आ गया समझ में। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन के माध्यम से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कॉपर सल्फेट का एक विलयन है भाई, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जल्दी से बताओ भाई, इलेक्ट्रिसिटी में भी कितने आवेश होते हैं? दो आवेश होते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस। ठीक है, अब ये जो कॉपर सल्फेट है, इसका प्लस कहां जाएगा भाई? माइनस की ओर, और ये माइनस कहां जाएगा? प्लस की ओर। इतना तो सभी को पता है ना भाई, प्लस प्लस एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आया ना समझ में भाई? कहाँ अपवाद हो तो भले भाई, जैसे दो पुरुष शादी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, सेम हो जाएगा ना भाई वो। ठीक है, ठीक है, वैसे ही भाई एक समान आवेश आकर्षित करते हैं क्या? नहीं करते हैं, एक प्लस तो एक माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो यहां आप ध्यान से पढ़ो भाई। कॉपर, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन के माध्यम से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखते हैं भाई, सिर्फ उसी को समझेंगे हम। आंसर है आपका सी। सी क्या बोलना चाह रहा है? कॉपर बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी प्लेट की ओर निक्षेपित होता है। क्या देखो, कॉपर माइनस की ओर जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है भाई। देखो ये आपका कॉपर बिल्कुल कहां जा रहा है? माइनस की ओर, ऋण आवेश की ओर जा रहा है ना, इसलिए क्या आपका सही है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? हवा की चाल बढ़ती है, इसका मतलब क्या होता है भाई? जैसे उदाहरण के तौर पे ये आपकी सतह है, ठीक है, और सतह है, और यहाँ पे भाई मान लो आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, ये सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं, तो यहाँ का भाई तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो वायु गर्म होके कहाँ उठेंगी भाई? ऊपर उठेंगी। है ना समझ में? लेकिन वायु यहाँ की गर्म होके ऊपर उठ चुकी है, तो यहाँ पे वायु है क्या? नहीं है। तो इस दिशा से वायु यहाँ आने लगती है। क्यों आने लगेगी? क्योंकि यहाँ पे देखो भाई, सूर्य का प्रकाश इस तरह से पड़ रहा है क्षैतिज, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे कैसा पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश? लंबवत। तो यहाँ तापमान अधिक और यहाँ तापमान कम। यहाँ तापमान अधिक तो वायु गर्मों के ऊपर उठ गई और यहाँ का स्थान खाली हो गया, तो यहाँ तापमान कम है, इसलिए यहाँ की वायु भाई इस दिशा में चलने लगी। तो स्वाभाविक है भाई, यहाँ पे आपका वायु जो है उसकी जो चाल है वो बढ़ेगी भाई, क्योंकि हवा ऊपर उठ चुकी है, तो यहाँ एकदम से हवा चलने लगी है भाई। आना समझ में? तो क्या होता है इस कंडीशन में? इस कंडीशन में क्या होता है भाई? उस जगह पे दाब कम हो जाता है। आ गया ना समझ में? दाब कम हो जाता है मतलब भाई यहाँ की जो हवा थी वो ऊपर उठ गई ना, यहाँ की हवा कहाँ उठ गई? ऊपर उठ गई। ठीक है, तो यहाँ दाब कम हो गया भाई। जैसे मान लो यहाँ पे वायु के कितने कण थे? 20 कण थे। जब तापमान बढ़ा तो 10 गर्म होके कहाँ उठ गए? ऊपर उठ गए। तो अब कितने बचे हैं? मात्र 10 ही बचे हैं, इसलिए दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आया ना समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए अंग्रेजी अक्षर HIBC, चार आपके आपके पास अक्षर दिया है भाई, उसने यहाँ पे ध्यान से समझना है। आपको H दिया है, I दिया है, B दिया है और क्या दिया है? C। कौन से अक्षर समान दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं? मतलब इनको प्रतिबिंब के सामने जब आप रखोगे तो भाई जैसा है वैसा ही रहेगा।
ठीक है, तो सबसे पहले तो H जैसा है वैसे ही रहेगा, I जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन B भाई ऐसा हो जाएगा, C ऊपर इधर मुंह था लेकिन नीचे इधर मुंह हो जाएगा, तो B और C तो हो नहीं सकते। क्या आएगा आपका आंसर? D, I और H। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई देखो, दो सतह की बात होती है हमेशा, एक काली और एक सफेद। तो काली सतह जो होती है भाई, ये अच्छी अवशोषक होती है उष्मा की, यानी उष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती है, लेकिन जितनी जल्दी अवशोषित करती है उतनी जल्दी उत्सर्जित भी करती है। मतलब काली सतह होगी बहुत जल्दी गर्म, लेकिन ठंडी भी उसी दर से हो जाती है। और सफेद लेट गर्म होगी लेकिन ठंडी भी लेट ही होती है भाई। तो काली सतह के बारे में आपसे पूछा है तो इसका आंसर आएगा सी। ये अधिक उष्मा अवशोषित करती है और अधिक उष्मा विकिरित करती है, उत्सर्जित करती है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव कान खालिस्तान की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता। भाई हमारे जो कान होते हैं, ठीक है, ये कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं भाई? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच वाली ध्वनि सुन सकते हैं। 20 से कम हर्ट्ज की ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती है, हमारे जो कान है इसको महसूस नहीं कर सकते। भाई जैसे दिल की धड़कन, भाई सुन सकते हो क्या आप? उसको नहीं सुन सकते, उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा होती है इसकी आवृत्ति कि हमारे कान के पर्दे फट जाते हैं। आया ना समझ में? लेकिन इसके बीच वाली ध्वनि हम सुन सकते हैं। तो ऑप्शन में भाई ध्यान से आप देखो, हमारी कान जो है कौन सी आवृत्ति का पता नहीं लगा सकते? तो 20 हर्ट्ज से कम। तो आंसर ये आएगा इसका डी। अच्छा, 20,000 हर्ट्ज बोला है, अधिक नहीं बोला है। आना समझ में? अधिक बोलता तो ऑप्शन ए सही था, लेकिन वो अभी भाई फिलहाल की स्थिति में ऑप्शन के हिसाब से गलत है वो। अगला देखेंगे, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती है? भाई ये क्वेश्चन पहले भी समझा चुका हूं मैं। दो परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। यदि किसी वस्तु की पहले जैसी अवस्था आपको मिल जाए तो वो भौतिक। भाई जैसे पानी से आपने बर्फ बना दिया, क्या बर्फ से दोबारा पानी बन सकता है? बन सकता है, तो वो आपका भौतिक। और नहीं बनता तो रासायनिक। तो आंसर आएगा इसका डी। ठीक है, क्या आएगा आपका? बादलों का निर्माण, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि बादलों का निर्माण हुआ है तो वापस बादलों से पानी भी बनेगा। आया ना समझ में? गिरता ना भाई, बारिश बादलों से ही होती ना आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रम से लंबवत ऊपर की ओर तथा लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्य कर रहे हैं। भाई ध्यान से समझोगे इसको। भाई जैसे कोई आपके पास एक निकाय है या एक सतह है, इसमें 25 न्यूटन बल क्रम से लंबवत ऊपर की ओर, ये देखो कितना न्यूटन है? 25 ऊपर की ओर। और नीचे की ओर कितना लग रहा है भाई? जल्दी बताओ, कितना लग रहा है नीचे की ओर? 10 न्यूटन। भाई उदाहरण के तौर पे आपने 25 किलो का कोई वस्तु उठाए, 25 किलो की कोई वस्तु उठा रहे हैं, लेकिन ऊपर से कोई व्यक्ति ने 10 किलो की वस्तु रख दिया। 25 किलो की तो आप उठा ही रहे हैं और ऊपर से कितना बल लग रहा है? 10 का लग रहा है। तो भाई 25 में से 10 तो भाई ऊपर से लग जा रहा है, तो 10 जो बल है वो आपका कोई बेकार चला गया, कोई मतलब का ही नहीं है ना भाई। आप 25 लगा रहे हो और ऊपर से 10 लग रहा है, तो 10 तो कोई मतलब है नहीं। तो नेट कितना लगेगा भाई? शुद्ध बल कितना लग रहा है भाई? जल्दी बताओ, 25 में से 10 माइनस कर दो, कितना हो गया? 15। तो शुद्ध बल कितना लग रहा है आपका? 15। आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, एक विलियन का द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशत क्या होगा? अच्छा, इसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं भाई। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, क्या पूछा है आपसे इसने? द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशत, ये आपसे भाई इसने पूछा है। आया समझ में? ये आपसे पूछा है जिसका द्रव्यमान, द्रव्यमान, अच्छा जिसका द्रव्यमान, द्रव्यमान या द्रव्यमान बाय द्रव्यमान है, ये आया समझ में? कितना है? 20% है। यानी कोई विलियन है, उसमें देखो विलियन में दो चीज होती है, एक विलायक और एक विलय। लेकिन यहाँ पे विलायक या विलय लिख के नहीं दिया है, मतलब दो में से कोई एक चीज का आपको द्रव्यमान दे रहा है, कितना है? 20%। तो आपको पूरा निकालना है भाई, सिर्फ एक का दिया है आपको उसने, पूरा निकालना है भाई। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है भाई? घनत्व बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो विलयन का घनत्व आपको दे के रखा है उसने, 1.02। ठीक है, यानी 1.02 ग्राम मिली। ये आपका मिलीलीटर, ये क्या हो गई? इसकी डेंसिटी हो गई। तो द्रव्यमान
और आपका आयतन जो है भाई, ठीक है, मास अपॉन जो आपका वॉल्यूम है, ये क्या होती है आपकी डेंसिटी होती है। इतना तो आ गया समझ में, तो आपको ये निकालना है। तो बराबर क्या जाएगा भाई आपका यहाँ पे, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन गुणित प्रतिशत, ये क्या होगा, ये उसने पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसने विलेय या विलायक का द्रव्यमान दिया है कितना, 20%, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं उदाहरण के लिए, विलेय या विलायक, दो में से कोई भी समझ सकते हो, का द्रव्यमान कितना दिया है, 20% है ना, बटे आयतन, ठीक है। तो प्रतिशत तो आपको निकालना ही है। इतना तो आया ना समझ में भाई। विलेय का भाई आपके पास सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है, द्रव्यमान, चाहे वो विलेय का समझ सकते हो या विलायक का समझ सकते हो, कोई भी समझ सकते हो आप, क्योंकि विलयन में दो ही चीज होती है, विलेय और विलायक। तो किसी भी एक को आप मान लो 20% है, ठीक है। तो जब आप इसका 20% निकालोगे, ध्यान से समझना, टोटल डेंसिटी कितनी है भाई हमारे पास, 1.02। विलेय का द्रव्यमान कितना दे के रखा है, 20%, ठीक है। और ये अपन ने क्या लगा दिया, प्रतिशत। जब आप इसको काट पीट के जब टोटल इसका आंसर निकालोगे, तो ये जाएगा आपका कितना, 20.4%, ठीक है। तो यही भाई आज का हमारा आंसर है। धन्यवाद।